हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7 का आखिरी चैप्टर होगा और इसका नाम क्या है, रेगिस्तान में जीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रेगिस्तान में जीवन, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट दिया गया है क्या, कि गर्म रेगिस्तान सहारा। पहला है गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। तो विश्व मानचित्र को देखिए, उसमें अफ्रीका महाद्वीप को देखिए। उसमें हम नॉर्थ अफ्रीका में देखेंगे कि एक बड़े भूभाग पे सहारा रेगिस्तान फैला है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप देखिए तो उसमें सहारा डिजर्ट आपको दिखने को मिलेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान है और लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो इसका एरिया कितना है, 8.54 किलोमीटर स्क्वायर। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में घिरा है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। बहुत इंपॉर्टेंट है सहारा रेगिस्तान। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 11 देशों से घिरा है, उसमें देश के नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली, लीबिया और दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो बताइए 57.7 डिग्री सेल्सियस। और वैसे भी आप देखे होंगे कि अभी 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो उत्तर भारत में ही हो जा रहा है। ये सब किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, पेड़ों के कटने का इफेक्ट है। तो सहारा का अल अजीजिया क्षेत्र है, उसमें जो कि विशेष तौर पे त्रिपोली, लीबिया के दक्षिणी भाग में है, वहाँ का 1922 में रिकॉर्ड तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस था। अगला पॉइंट इसमें है, क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान हमेशा से ही रेगिस्तान नहीं था। वहाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है, वहाँ की पेंटिंग्स को देख के पता चलता है, जिसमें नाव और मछलियों की पेंटिंग मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पहले हरियाली थी। देख लीजिए कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से हमें ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ और पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। तो ये सब जानवर कहाँ मिलते हैं, जहाँ की जो तापमान होता है वो सामान्य होता है, ना कि शुष्क तापमान में पाए जाते हैं। परंतु यहाँ का जलवायु परिवर्तन हुआ था किसी कारणवश, इस कारणवश ये बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गए। आगे जलवायु यहाँ की देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। तो गर्म होती है, शुष्क होती है, मतलब इसमें बिल्कुल नमी नहीं होती। इसमें नमी नहीं होती है, जहाँ से भी नमी मिलेगी यहाँ से खींच लेते हैं, इसलिए हवाएं भी शुष्क चलती हैं। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। वर्षा ऋतु क्या होती है, अल्पकाल के लिए ही होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं। आकाश हमेशा बादल रहित होंगे और निर्मल होंगे। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित होती है। तो नमी, सिंपल सी बात है, अगर जलवायु शुष्क है तो नमी संचय कहीं नहीं हो पाएगी और वाष्पित अधिक तेज़ी से होगी। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाते हैं, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। तो विकिरण के कारण क्या होता है कि रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। और ताप का विकिरण होता है, आप देखे ही होंगे कि जब बालू अगर हम करते हैं तो आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाता है। तो इनके विकिरण के कारण आसपास की चीज़ें भी गर्म हो जाती हैं। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। अत्यधिक ठंडी क्यों होती हैं, क्योंकि जब हम रेगिस्तान में जाएंगे तो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और जब ठंडी हो जाएगी तो विकिरण के कारण बाकी क्षेत्र भी ठंडे हो जाते हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। और रातें सहारा रेगिस्तान की बहुत ठंडी होती हैं। वैसे भी आप देख लीजिए, हमारे राजस्थान में ही रातें जितनी गर्म होंगी दिन जितने गर्म होते हैं रातें उतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। दिन जितने ही ज़्यादा गर्म रहेंगे, अगर बहुत गर्मी है तो रात उतने ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ये सहारा रेगिस्तान में मर उद्यान है, ध्यान रखिए, जहाँ थोड़े बहुत कहीं कहीं ओएसिस इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओएसिस कहा जाता है इंग्लिश में, जहाँ थोड़ा बहुत पेड़ पौधे पाए जाते हैं और एक जल का कुछ भाग यहाँ पाया जाएगा और खजूर जैसे कुछ पेड़ होते हैं, अंजीर जैसे, वहाँ ओएसिस उसको कहा जाता है या फिर मरुद्यान कहा जाता है। और वहाँ लोगों की बसावट ज़्यादा होती है आमतौर पे बाकी जगहों से मुकाबले। लोग देख लेते हैं, सहारा रेगिस्तान को कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और ओरंग भी शामिल है। बेइन नहीं, ये ओरंग नहीं है,
यहाँ क्या लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, बेदुइन। ये क्या है, बेदुइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओरंग हो जाएगी। ये बेदुइन और ओरंग 2 जात के लोग यहाँ रहते हैं। पलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, ऊँट, भेड़, ऊँट और घोड़ जैसे पशुधन को भी पालते हैं। तो यहाँ के लोगों का ये काम है। आगे बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ तक मछलियों का कंकाल भी मिला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान हमेशा से ही रेगिस्तान नहीं था, क्योंकि क्या बालू में मछलियों के कंकाल मिल सकते हैं, या फिर कोई मछलियों के कंकाल दफनाने आएगा, मछलियों की बॉडी दफन करने आएगा, नहीं। यहाँ पहले जल की मात्रा थी, बाद में ये क्या हुए हैं, मरुस्थल बने हैं। आगे है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। तो ओएसिस जो कहते हैं इंग्लिश में, यही है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं, और गड्ढों में जब भूमिजल सतह पे आ जाता है, भूमिगत जल जो है वो मरुद्यान कहे जाते हैं। और ये क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और सर्वाधिक बसावट यहीं होती है। ठीक है, यहाँ खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाई जाती हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असमान रूप से बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मोरक्को के टैफिला लेट मरुद्यान है, विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख देख लेते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में है लद्दाख, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी है, और ये लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर। तो लद्दाख के उत्तर में क्या है, पहले काराकोरम आता है, पहले क्या आता है, काराकोरम आता है ना, जहाँ विश्व की विशालतम पहाड़ियाँ मिलती हैं, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है। तो ये काराकोरम और जास्कर के बीच में पड़ता है। काराकोरम उत्तर की ओर से इसे कवर करता है और दक्षिण की ओर क्या होता है कि जास्कर होता है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में ही बहती है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के जो घाटियाँ हैं उनके बीच से होकर बहती है। अगला पॉइंट है कि लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि ग्रेंगी हिमानी। तो इसमें क्या है कि ग्लेशियर्स भी कई पाए जाते हैं। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में लगभग 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो ऊंचाई की समानता बताई गई है। कारगिल जहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसमें लगभग 3,000 मीटर इसकी ऊंचाई है लद्दाख की, और काराकोरम में 8,000 मीटर तक। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क हो जाती है। तो जब हवा क्या होती है, ऊपर उठती है गर्म होके, तो वह पतली हो जाती है। पतली हो जाती है तो उसमें जो हीट एब्जॉर्प्शन पावर होती है, यानी कि जो ऊष्मा धारण करने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है, इसलिए वो शीतल और शुष्क हो जाती है। वही इसमें बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, यानी कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है, मतलब -30 तक भी चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है यहाँ का क्षेत्र, और तापमान हर समय लगभग 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, चाहे वो दिन का कोई भी समय हो। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि या क्षेत्र में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में, मतलब कि ये हिमालय है, लद्दाख यहाँ पड़ जाता है। तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं यहाँ से टकराती हैं और बारिश यहाँ कर देती हैं। हिमालय बहुत बड़ा है, हवाएं ऊपर से जा नहीं पाती हैं, इसलिए बारिश यहाँ नहीं होती है। तो यही वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। अगला पॉइंट है कि लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला जिसका अर्थ होता है पर्वती, और दर्रा तथा दाग का अर्थ होता है देश। तो ला का अर्थ क्या होता है, पर्वती दर्रा, और दाग का अर्थ होता है देश। तो लद्दाख 2 शब्दों से मिलकर बना है, ला प्लस दाग। ला का अर्थ होता है पर्वती दर्रा और दाग का अर्थ होता है देश। अगला पॉइंट है पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कारगिल में है और ये लद्दाख में ही पड़ता है। तो विश्व के सबसे ठंडे स्थानों में द्रास है, जो कि कारगिल लद्दाख में ही है। अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ध्यान रखिएगा, लद्दाख का एक अन्य नाम क्या है, खा पा चान, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। और एक पॉइंट दिया गया था, क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। जो तिब्बती एंटीलोप है, चींटीखोर जो होते हैं, वह विलुप्त प्राय जीव हैं। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। इसका शिकार क्यों किया जाता है कि शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए, जो वजन में बहुत हल्का और अत्यधिक गर्म होता है, जो गर्मी प्रदान करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगला पॉइंट है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला होता है वो विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हैं, देख लेते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पतियाँ विरल हैं। तो उच्च शुष्कता है, इसलिए वनस्पतियाँ विरल हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास है और छोटी झाड़ियाँ हैं। तो जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पे घास है और छोटी झाड़ियाँ हैं। घाटी में सरपत यानी कि विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। तो वो सिंपल से ये पॉपुलर और विलो यहाँ के जो हर जगह देखने वाले क्या है, पौधे हैं। ग्रीष्म ऋतु में फल उगाए जाते हैं, खट्टे फल यहाँ उगाए जाते हैं, जैसे सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़। लद्दाख में पक्षियों की भी विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जैसे कि रॉबिन,
ये बहुत पूछा जाता है। लद्दाख में पक्षियों की प्रजाति तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, स्नोकॉक तिब्बती जो होती है, रेवन और हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। कुछ इसमें से प्रवासी पक्षी भी हैं जो एक विशेष समय पे आते हैं। और यहाँ के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस या खाल के लिए पाला जाता है। ध्यान रखिएगा, याक के दूध को पनीर यहाँ बनता है और मक्खन भी बनाया जाता है। अभी जीआई टैग भी मिला था, जो याक के दूध के पनीर से बनी हुई मिठाई होती है उसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। तो याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए भी किया जाता है। और भेड़ और बकरी का बालों का यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है? वस्त्र बनाने के लिए, ऊनी। आगे पॉइंट है कि यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। तो यहाँ के अधिकांश लोग 2 जातियों के हैं, या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में क्षेत्र में अनेक बौद्ध हैं। तो यहाँ के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं जो अपने परंपरागत गोम्पा स्थित में है। गोम्पा के साथ क्या है? गोम्पा मतलब कि जैसे कि आप वो वाला स्टेडियम देखिए हिमाचल प्रदेश में, जो धर्मशाला स्टेडियम है, जो उसकी बनावट है वो गोम्पा वाली है। गोम्पा मतलब कि ऊपर तो थोड़ा सा ऐसे गुंबद नुमा छत जो होता है, तो गोम्पा यही होता है। और यहाँ के जितने भी मठ पाए जाएंगे बौद्ध मठ, वो गोम्पा नामक, क्या गोम्पा के जो परंपरागत पहले मतलब बौद्ध मठ बनते थे गोम्पा के साथ, वैसे ही हो जाएंगे। और कुछ प्रमुख मठ दिए गए हैं। हेमिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थिक से भी। शे या लमयारू उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, हेमिस और थिक से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में ही पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु अत्यधिक कष्टकारी होने के कारण लोग धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव ही यहाँ करते हैं। शीत ऋतु में ये धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव मनाते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं और केवल घर एवं खेतों का ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। NH1A है, NH1 क्या है? ए है, जो क्या करता है? लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो लेह को कश्मीर घाटी से क्या जोड़ता है? NH1A। प्रश्न बनता है NH1A किसको किसको जोड़ता है? तो लद्दाख लेह को कश्मीर से जोड़ता है जोजिला दर्रा के होते हुए। आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में पता लगाइए, तो हिमालय के कुछ और दर्रे आप देखेंगे, उसके बारे में आप पता करिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और इसी के साथ आज की क्लास 7 आज से आपकी ख़त्म होती है। क्लास 7 से आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई है, हिस्ट्री ख़त्म ही हो गई है, पॉलिटी की क्लास लगभग क्लास 6 ख़त्म ही होने वाली है। इसके बाद आपकी अब ज्योग्राफी क्लास 8 ही बचती है और इसको ही हम जल्द ख़त्म करते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।